हे एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। हम डिस्कस कर रहे हैं आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996 और ये हम डिस्कस कर रहे हैं डीजेएस यानी कि दिल्ली जुडिशल सर्विसेज के लिए, और जिसका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो है शेड्यूल है 24 अप्रैल को। तो हम डिस्कस कर रहे हैं और हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है सेक्शन नंबर 22 तक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन नंबर 23 एंड जो है ये सीरीज़ में हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि पता है कि डीजीएस से सवाल जो आते हैं डीजीएस में वो कंसेप्चुअल सवाल आते हैं, बिल्कुल ऊपर ऊपर से वो सवाल नहीं पूछते हैं। बट हाँ, ये है कि आपके लिए बेयर एक्ट जो है सफिशिएंट होगा, और कुछ केस लॉज अगर आपने कर लिए हैं आर्बिट्रेशन एक्ट के लिए तो डेट विल बी सफाइज योर प्रिपरेशन फॉर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। बिकॉज क्या है, ये पहली बार अभी बीच में जब सिलेबस चेंज हुआ था, पहले तो आता था बट फिर बीच में इन्होंने सिलेबस चेंज किया था एंड देन अगेन ये अब आ रहा है, तो सवाल जो है पूछे जाएंगे। बट अभी ये नहीं कह सकते कि बहुत ही टफ सवाल पूछे जाएंगे, मीडियम रेंज के सवाल जो होते हैं वैसे एक्सपेक्टेड है, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं बोल सकते हैं कि ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन के साथ, जो कि है सेक्शन नंबर 23। ये बात कर रहा है स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस। अब स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस क्या होता है? अब जब नॉर्मल कोई सूट चलता है सिविल कोर्ट में, तो वहाँ पे जो वर्डिंग यूज की जाती है वो होता है प्लेंट, एंड जो दूसरा उसका रिप्लाई होता है जो डिफेंस साइड भेजती है वो होता है रिटन स्टेटमेंट। तो ये दो वर्ड यूज़ की जाती है। बट जब आर्बिट्रेशन की बात होती है तो वहाँ कोई प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट यूज़ नहीं होता, बल्कि स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस यूज़ होता है। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू यू कैन से प्लेंट, एंड स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस यू कैन से इट टू इक्वल टू द रिटन स्टेटमेंट। ठीक है, सो वर्डिंग का डिफरेंस है, मीनिंग तो सेम ही होती है, बस आर्बिट्रेशन में आपको याद रखना है स्टेटमेंट ऑफ क्लेम और स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस यूज होता है। ठीक है, अब सेक्शन नंबर 23 का सब क्लॉज सबसेक्शन 1 क्या बोल रहा है? तो विद इन द पीरियड ऑफ टाइम अग्रीड अपॉन द पार्टीज और डिटरमाइंड बाय द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, द क्लेमेंट शैल state the fact supporting his claim, the point at issue, and the relief or the remedy sought, and the respondent shall state his defense in respect of these particular, unless the party have otherwise agreed as the required element of those statement। यानी कि क्या बोल रहा है, जो कि जिस टाइम पीरियड में अग्री हुआ है कि बोथ पार्टी जो है वो सबमिट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ क्लेम और डिफेंस, तो वो क्या बात हो रही है यहाँ, विद इन द टाइम पीरियड, यानी कि विद इन द टाइम जो कि अग्री हुआ है। ठीक है, अपॉन और किसके बीच अग्री हुआ है? पार्टीज के बीच अग्री हुआ है, जो कि डिटरमाइन कौन कर रहा है? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने डिटरमाइन किया है, अग्री किया है पार्टीज ने, और उन्होंने पीरियड ऑफ टाइम डिसाइड कर लिया। ठीक है, तो द क्लेमेंट शैल स्टेट द फैक्ट, और उस टाइम पीरियड में क्लेमेंट क्या करेगा? अपना फैक्ट्स स्टेट करेगा और अपना क्लेम जो है सपोर्ट करेगा। और इशू जो है, जो भी इशू है जिस मैटर पे एक पार्टी असर्ट कर रही है दूसरा पार्टी डिनाई कर रहा है, तो वो पॉइंट बेसिस पे वो लिखेगा इशू क्या है और रिलीफ क्या है। ठीक है, और क्या रेमेडी वो मांग रहा है, ये सारी चीज़ें जो है अपनी स्टेटमेंट ऑफ क्लेम में जो है उस टाइम पीरियड में वो मांग लेगा। ठीक है, पार्टीज, और जो पार्टी जो है आर्बिट्रेशन में जो पार्टी सॉर्ट कर रही है रेमेडी, ठीक है, वो तो रेमेडी रिलीफ मांगेगी, अपना इशू बताएगी एंड अपना पॉइंट वाइज जो है ये इशू बताएगी और फैक्ट बताएगी, और विद इन दैट टाइम पीरियड जो भी पार्टीज ने डिसाइड किया उसके बीच, और जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने डिटरमाइन किया है। ठीक है, और रिस्पोंडेंट जो होगा, रिस्पोंडेंट क्या करेगा? वो भी अपना डिफेंस स्टेट करेगा उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट ऑफ क्लेम के अगेंस्ट में, और जो है ये सबमिट हो जाएगा अनलेस द पार्टी हैव अदरवाइज अग्री टू द रिक्वायर्ड एलिमेंट ऑफ दोज स्टेटमेंट। अब अगर वो अग्री हो जाता है तब तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, बट यहाँ अग्री नहीं हो रहे हैं, इसलिए जो है डिस्प्यूट अराइज हुआ है। ठीक है, अब जो सब सेक्शन 2 है इसका 23 का, ये बोल रहा है पार्टी में सबमिट देयर स्टेटमेंट, अपना सबमिट करेंगे statements all document they consider to be relevant or may add a reference to the document or other evidence they will submit। यानी कि पार्टी क्या सबमिट करेंगे? अपना स्टेटमेंट सबमिट करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे जो कंसीडर वो करते हैं कि ये रेलिवेंट होगा
उनके सपोर्ट में है, और वो ऐड भी कर सकते हैं रेफरेंस उस डॉक्यूमेंट का या किसी अदर एविडेंस का जो कि वो सबमिट करेंगे। तो दोनों पार्टी जो है अपना स्टेटमेंट और एविडेंस और सबमिट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट। ऑल्सो दे कैन सबमिट देयर एविडेंस और स्टेटमेंट। फिर है सबसेक्शन 2A जो कि बात करता है द रिस्पोंडेंट इन सपोर्ट ऑफ हिस केस। तो जो रिस्पोंडेंट होता है वो अपने केस के सपोर्ट में क्या सबमिट करेगा, एक काउंटर क्लेम भी सबमिट कर सकता है और या तो सेट ऑफ भी मांग सकता है। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि सीपीसी के कौन से ऑर्डर और कौन से रूल में जो है काउंटर क्लेम और सेट ऑफ के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो ये मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। यहाँ पे क्या बोल रहा है 2A में जो कि अमेंडमेंट से ऐड हुआ है, यहाँ बोल रहा है रिस्पोंडेंट जो है ना अपने केस में वो काउंटर क्लेम भी डिमांड कर सकता है और सेट ऑफ भी डिमांड कर सकता है। ठीक है, और विच शैल बी एडजुडिकेटेड अपॉन द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। और उसको एडजुडिकेट कौन करेगा, डिसाइड कौन करेगा, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगी, सिंपल। ठीक है, सच काउंटर क्लेम एंड सेट ऑफ फॉल्स विद इन द स्कोप ऑफ आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। लेकिन वो जो सेट ऑफ और काउंटर क्लेम जो है वो जो आर्बिट्रल अग्रीमेंट के स्कोप में आता है कि नहीं, ये भी कौन जो एडजुडिकेट करेगा, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल करेगा। ठीक है, तो फिर रिस्पोंडेंट जो है वो अपना काउंटर क्लेम या सेट ऑफ डिमांड कर सकता है एंड आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगी कि ये काउंटर क्लेम और सेट ऑफ जो है वो फॉल कर रहा है कि नहीं इस आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट के स्कोप में। ठीक है, एंड उस हिसाब से वो डिसीजन ले लेंगे। एंड देन जो थर्ड क्लॉज है वो बोल रहा है अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय द पार्टी। ठीक है, ईदर पार्टी में अमेंड और supplement his claim or defense during the course of arbitral proceedings unless the arbitral tribunal considers it inappropriate to allow the amendment or supplement having regard to the delay in making it। यानी कि क्या बोल रहे हैं, unless otherwise agreed by the party। अगर पार्टी अग्री हो जाता है तब तो फिर वो प्रिवेल करेगा, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, अगर अग्री हो गया तो अलग बात है, लेकिन जब अग्री नहीं हुआ तो ईदर पार्टी क्या करेगा, या तो अमेंड कर सकता है या सप्लीमेंट कर सकता है अपना क्लेम। ठीक है, अपना क्लेम को भी अमेंड सप्लीमेंट कर सकता है और डिफेंस को भी कर सकता है, जो भी पार्टी है उस हिसाब से कर लेगा। कब करेगा, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग। ठीक है, unless the arbitral tribunal consider it inappropriate to allow the amendment supplement having regard to the delay in making it। ठीक है, अनलेस क्या बोल रहा है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है उसको अगर कंसिडर करती है कि भी क्या है वो इनअप्रोप्रिएट है कि अलाउ किया जाए वैसे अमेंडमेंट और सप्लीमेंट को, तब तो नहीं हो सकता है। ठीक है, डिले को ध्यान में रखते हुए अगर उसको लगता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को कि ऐसा अमेंडमेंट जो है, ये अमेंडमेंट या सप्लीमेंट जो है वो डिले करेगा, तो फिर वैसा को अलाउ नहीं किया जाएगा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के द्वारा। अदरवाइज कोई वो क्या अमेंडमेंट और सप्लीमेंट जो है वो एक्सेप्ट कर लेगी ड्यूरिंग आर्बिट्रल प्रोसीडिंग। ठीक है, पार्टी दोनों पार्टी ईदर पार्टी जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकती है ऐसा अमेंडमेंट या सप्लीमेंट। ठीक है, ये बोल रहा है क्लॉज नंबर 3। अब जो है क्लॉज नंबर 4 क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम और डिफेंस जो होगा ना इस सेक्शन के अंदर वो कब तक कंप्लीट होना चाहिए। इसमें बता रहा है कि वो कंप्लीट होना चाहिए 6 मंथ तक। किस दिन से, जिस दिन से आर्बिट्रेटर और अदर आर्बिट्रेटर्स जो है उन्होंने नोटिस रिसीव किया है राइटिंग में अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ क्लेम और डिफेंस जो होता है इस सेक्शन के अंदर वो 6 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट होना चाहिए। किस दिन से, फ्रॉम द डेट ऑफ द आर्बिट्रेटर और ऑल द आर्बिट्रेटर एज द केस में भी रिसीव नोटिस। जिस दिन से रिसीव नोटिस कर लिया उस दिन से 6 महीने, 6 महीने याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, 6 मंथ। तो इसके साथ हमारा सेक्शन नंबर 23 जो कि स्टेटमेंट ऑफ क्लेम और स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस के बारे में बात कर रहा था वो कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 24 के पर, जो कि हियरिंग और रिटन प्रोसीडिंग्स के बारे में बात कर रहा है। तो जो इसका सबसेक्शन 1 है वो क्या बोल रहा है, अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय द पार्टी द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल डिसाइड वेदर टू होल्ड ओरल हियरिंग फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंस और फॉर ओरल आर्ग्यूमेंट और वेदर द प्रोसीडिंग शैल बी कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट और अदर मटेरियल। यानी कि क्या बात हो रही है कि अगर पार्टी ने अग्री किया फिर तो वो फॉलो होगा, और अगर अग्री नहीं किया है तो फिर क्या होगा, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है ना वो डिसाइड करेगा। क्या डिसाइड करेगा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, कि उसको जो है होल्ड करना है ओरल हियरिंग एविडेंस प्रेजेंट करने के लिए, और ओरल डॉक्यूमेंट यूज़ करना है, या प्रोसीडिंग जो है वो डॉक्यूमेंट के बेसिस पे होगी या अदर मटेरियल के बेसिस पे होगी। ठीक है,
तो अगर पार्टी ने जो अग्री किया वो तो प्रिवेल होगा, अगर पार्टी ने कुछ अग्री नहीं किया है तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है वो डिसाइड करेगी कि क्या जो प्रोसीडिंग है वो ओरली होगी और प्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंस जो है या ओरल आर्ग्यूमेंट सब ओरली ही होगा या ये डॉक्यूमेंट्री बेसिस पे होगा, ये भी पार्टीज डिसाइड करेगी। और अगर वो नहीं करती है, वो फेल हो जाती है, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डिसाइड करता है। इसके साथ जो प्रोवाइजो अटैच है वो बोल रहा है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है ना वो होल्ड कर सकती है हियरिंग एट एनी अप्रोप्रिएट स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग्स। ठीक है, तो ये क्या कर सकती है, हियरिंग जो है वो होल्ड कर सकती है किसी भी स्टेज ऑफ प्रिपेयरिंग के। ठीक है, तो प्रोवाइजो क्लियरली बोल रहा है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है वो होल्ड करेगी हियरिंग किसी भी अप्रोप्रिएट स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग के, किसके रिक्वेस्ट पे, पार्टी के रिक्वेस्ट पे, अनलेस द पार्टीज हैव अग्रीड दैट नो ओरल हियरिंग शैल बी हेल्ड। ठीक है, किसी भी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग्स पे वो होल्ड कर सकती है हियरिंग, किसके रिक्वेस्ट पे, पार्टी के रिक्वेस्ट पे। लेकिन अगर पार्टी ने अग्री कर लिया कि कोई ओरल हियरिंग नहीं होगी तो नहीं होगी, अगर पार्टी ने अग्री किया है तो वो प्रिवेल करेगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। लेकिन अगर पार्टी ने कुछ अग्री नहीं किया तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है हियरिंग होल्ड करेगी, किसी भी स्टेज पे कर सकती है पार्टी के रिक्वेस्ट पे। फर्दर जो प्रोवाइजो बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है ना जितना पॉसिबल होगा वो होल्ड करेगी ओरल हियरिंग, किस लिए, ताकि एविडेंस प्रेजेंट किया जा सके और आर्ग्यूमेंट भी ओरली हो डे टू डे बेसिस पे। और जो है ग्रांट ना किया जाए कोई एडजर्नमेंट, जब तक कोई सफिशिएंट कॉज नहीं मेड आउट हो रहा है तब तक एडजर्नमेंट ना दिया जाए और जो है रेगुलरली प्रोसीडिंग्स चले। और उस पर कॉस्ट भी इम्पोज कर सकती है, और जिसमें कि एग्जाम्पलरी कॉस्ट भी होता है, एग्जाम्पल सेट करने के लिए जो कॉस्ट इंक्लूड होता है। ठीक है, पार्टीज पे जो कि एडजर्नमेंट मांग रही है विदाउट सफिशिएंट कॉज, उस पे जो एग्जाम्पलरी आप जो है वो कॉस्ट भी लगा सकते हैं, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल लगा सकता है। ये था हमारा सबसेक्शन 1। अब सबसेक्शन 2 की तरफ चलते हैं, जो कि बोल रहा है पार्टी शैल बी गिवन sufficient advance notice of any hearing of a meeting of the arbitral tribunal for the purpose of inspection of document, goods और other property। यानी कि पार्टीज को जो है ना वो सफिशिएंट एडवांस नोटिस देना पड़ेगा किसी भी हियरिंग के रिगार्डिंग, किसी मीटिंग की हियरिंग के रिगार्डिंग जो है, और वो किस लिए होगा, ताकि इंस्पेक्शन हो सके डॉक्यूमेंट का, गुड्स का और प्रॉपर्टी का। किसका इंस्पेक्शन हो सके, डॉक्यूमेंट का, गुड का और प्रॉपर्टी का। याद रखिएगा किसके इंस्पेक्शन के लिए सफिशिएंट एडवांस नोटिस देना होगा, किसी डॉक्यूमेंट, गुड्स और अदर प्रॉपर्टी के इंस्पेक्शन के लिए सफिशिएंट एडवांस नोटिस हियरिंग का किसी भी मीटिंग के। ये है सबसेक्शन 2। अब सबसेक्शन 3 बोल रहा है जितने भी स्टेटमेंट होंगे, डॉक्यूमेंट होंगे या अदर इंफॉर्मेशन होंगे जो सप्लाई किया जाता है या और अप्लीकेशन में किया जाता है किसको, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को, एक पार्टी के द्वारा वो कम्युनिकेट किया जाएगा दूसरे पार्टी को भी। और कोई एक्सपर्ट रिपोर्ट या कोई एविडेंशरी डॉक्यूमेंट जिस पे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है ना रिलाई करता है डिसीजन मेक करने के लिए, वो भी पार्टी को कम्युनिकेट किया जाएगा। यानी कि कोई भी स्टेटमेंट है, डॉक्यूमेंट है या इन्फॉर्मेशन है जो भी सप्लाई किया गया है या कोई भी एप्लीकेशन मेड किया गया है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का एक पार्टी के द्वारा, वो जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी होगी उसको अदर पार्टी को भी। और कोई एक्सपर्ट रिपोर्ट या एविडेंशरी डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल रिलाई कर रहा है तो वो भी उसको पार्टी को कम्युनिकेट करनी होगी। ये है हमारा सबसेक्शन नंबर 3। और यहाँ कंप्लीट होता है हमारा सेक्शन नंबर 24 जो कि हियरिंग एंड रिटन प्रोसीडिंग्स के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट सेक्शन इज डिफॉल्ट ऑफ द पार्टी, सेक्शन नंबर 25। यहाँ पे क्या बात हो रही है, अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय द पार्टी। यहाँ पे भी जो है अग्रीमेंट बिटवीन पार्टी प्रिवेल करेगा, और जहाँ अग्रीमेंट नहीं होगा वहाँ क्या होगा, वेयर विदाउट शोइंग सफिशिएंट कॉज, बिना सफिशिएंट कॉज दिखाए हुए। ठीक है, विदाउट शोइंग सफिशिएंट कॉज क्लेमेंट क्या हो रहा है, क्लेमेंट फेल हो जा रहा है कि वो कम्युनिकेट करेगा अपना स्टेटमेंट ऑफ क्लेम इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन नंबर 23 सबसेक्शन 1, द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल टर्मिनेट द प्रोसीडिंग। अब बिना कोई सफिशिएंट रीजन शो किए स्टेटमेंट ऑफ क्लेम देने से जो है पार्टी फेल हो जाता है, जो क्लेमेंट है वो फेल हो गया बिना कोई सफिशिएंट कॉज सबमिट किए हुए, तो उसका जो क्लेम है वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा प्रोसीडिंग्स के साथ। ठीक है, सबसेक्शन 2 बोल रहा है कि जो रिस्पोंडेंट है वो फेल हो गया है कम्युनिकेट करने के लिए अपना स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस,
यहाँ पे फर्स्ट में क्लेमेंट के बारे में बात हो रही है, अभी यहाँ रिस्पोंडेंट के बारे में बात हो रही है। वो फेल हो गया अपना स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस देने के लिए इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन नंबर 23 क्लॉज 1 सबसेक्शन 1। तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या करेगा, वो कंटिन्यू करेगा प्रोसीडिंग विथ ट्रीटिंग द फेल्योर इन इट सेल्फ एज एन एडमिशन, ठीक है। और वो फेल्योर को क्या माना जाएगा, एडमिशन ऑफ द एलिगेशन बाय द क्लेमेंट। देन and shall have discretion to treat the right of the respondent to file such statement of defense as having been forfeited। तो रिस्पोंडेंट या फेल हो गया है सबमिट करने के लिए अपना स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस सबसेक्शन 23 के सबसेक्शन 1 के हिसाब से, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है कंटिन्यू करेगी प्रोसीडिंग्स के साथ बिना ट्रीट किए फेल्योर, बिना फेल्योर ट्रीट किए, ठीक है, एज एन एडमिशन। फेल्योर को ये नहीं माना जाएगा कि वो एडमिट कर लिया ये सारा फैक्ट जो भी उसने डिनाई नहीं किया, तो ये नहीं माना जाएगा कि उसने एडमिट कर लिया है ऑटोमेटिकली, ठीक है। एज एन एडमिशन ऑफ एलिगेशन बाय द क्लेमेंट एंड शैल हैव डिस्क्रिशन टू ट्रीट द राइट ऑफ द रेस्पोंडेंट टू फाइल सच स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस एज हैविंग बीन फॉरफिटेड। और उसको क्या करता है वो जो भी एलिगेशन क्लेमेंट ने बनाया है और जो डिस्क्रिशन है उसके पास कि ट्रीट किया जाए राइट तरीके से किसी रिस्पोंडेंट को, ताकि वो फाइल करे वैसा स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस एज वैसे कि वो फॉरफिट हो गया है। यानी कि सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन ए और सबसेक्शन बी जो है इसमें डिफरेंस है कि फर्स्ट क्लेमेंट के बारे में बात कर रहा है, सेकेंड रिस्पोंडेंट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अब दोनों में क्या होगा, वो जो है जो पार्टी आ रही है उसको बेनिफिट मिल जाएगा, यानी कि क्लेमेंट फेल हुआ है तो रिस्पोंडेंट को बेनिफिट मिलेगा और वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा प्रोसीडिंग्स। अगर रिस्पोंडेंट फेल हो गया है तो फिर टर्मिनेशन नहीं होगा, क्योंकि अगर टर्मिनेट होता है तो क्लेमेंट को ही उसका जो भी डिमांड है वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है कंटिन्यू कर देगी प्रोसीडिंग के साथ बिना उसको फेल्योर समझे, इसलिए यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है, वरना लॉस हो जाएगा अदर पार्टी को, ठीक है। तो ये था सबसेक्शन नंबर बी। अब सबसेक्शन सी है, वो क्या बोल रहा है, जो पार्टी है वो फेल हो गया है किसी ओरल हियरिंग को करने में और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोड्यूस करने में, ठीक है। किस लिए फेल हो गया है पार्टी जो है, अपने ओरल हियरिंग पूरा करने में फेल हो गया है या तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सबमिट करने में फेल हो गया है, तो वो कंटिन्यू करेगा प्रोसीडिंग्स के साथ और वो जो है आर्बिट्रल अवार्ड दे देगा जो भी एविडेंस है वो सब देखकर, ठीक है। तो ये बात कर रहा है सबसेक्शन नंबर सी, ये हो गया डिफॉल्ट ऑफ पार्टी सेक्शन नंबर 25। अब सेक्शन 26 बात कर रहा है एक्सपर्ट अपॉइंटेड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। अब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने किसी एक्सपर्ट को अपॉइंट किया है, तो यहाँ बोल रहा है अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय द पार्टी, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या करेगा, वो अपॉइंट करेगा एक या एक से ज़्यादा एक्सपर्ट को, ताकि रिपोर्ट कर दिया जाए स्पेसिफिक इशू जो भी डिटरमाइन किया आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने, ठीक है। तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है एक या एक से ज़्यादा एक्सपर्ट कि वो रिपोर्ट करे किसी स्पेसिफिक इशू के बारे में, जो कि डिटरमाइन कौन कर रहा है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कर रहा है, ठीक है। तो सिंपली यही था कि एक्सपर्ट अपॉइंटेड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हमें यहाँ पे क्या बता रहा है कि अगर अग्री कर लिया पार्टी तो वो प्रिवेल होगा, अगर पार्टी ने कुछ अग्री नहीं किया तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है वो क्या करेगा, वो जो है अपॉइंट करेगा एक या एक से ज़्यादा एक्सपर्ट जो कि रिपोर्ट करे किसी स्पेसिफिक इशू के बारे में, जो कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा। दूसरा जो सबसेक्शन बी है वो क्या बोल रहा है, वो रिक्वायर अ पार्टी टू गिव एन एक्सपर्ट और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन और टू प्रोड्यूस और टू प्रोवाइड एक्सेस टू एनी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, गुड्स, अदर प्रॉपर्टी और हिज इंस्पेक्शन, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या करेगा, रिक्वायर करेगा कि कोई पार्टी जो है ना वो एक्सपर्ट और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को प्रोड्यूस करे और प्रोवाइड करे एक्सेस किसी अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट का, गुड्स का या अदर प्रॉपर्टी का इंस्पेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 26 जो सिंपली बात कर रहा था एक्सपर्ट अपॉइंट करेगा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। तो अगर पार्टी ने डिसाइड किया तो पार्टी करेगी, अगर पार्टी ने नहीं डिसाइड किया आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल 1 या 1 से ज़्यादा एक्सपर्ट जो है उसको अपॉइंट कर देगा, स्पेसिफिक इशू के बारे में बताएगा जो कि डिटरमाइन कौन कर रहा है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। दूसरा जो बोल रहा था वो बोल रहा था आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल पार्टी को बोलेगा कि एक्सपर्ट टू गिव द एक्सपर्ट और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करने को बोलेगा और प्रोवाइड करने को बोलेगा एक्सेस किसी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन का, गुड्स का या अदर डॉक्यूमेंट का, अदर प्रॉपर्टी का इंस्पेक्शन के लिए,
ठीक है। अब सेक्शन नंबर 27 ये बात कर रहा है कोर्ट के असिस्टेंस के बारे में जब वो एविडेंस देता है। ठीक है, जब एविडेंस लिया जाता है तो कोर्ट क्या असिस्ट करेगा। तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो होती है या पार्टी जो होती है वो किसका अप्रूवल लेगी, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का। यानी कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल खुद से या पार्टी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का अप्रूवल लेके वो अप्लाई करेगी कोर्ट को। और वो किस लिए करेगी, ताकि वो असिस्टेंट ले सके एविडेंस लेने के लिए। ठीक है, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो होता है या कोई पार्टी जो कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के अप्रूवल के साथ वो कोर्ट में अप्लाई कर देगी ताकि एविडेंस दे के जो है असिस्टेंस लिया जाए एविडेंस टेकिंग में। ठीक है, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल भी असिस्ट कर सकती है या तो पार्टी जो है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के अप्रूवल के साथ असिस्ट कर सकता है। सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है, एप्लीकेशन में स्पेसिफाई क्या किया जाएगा, नेम और एड्रेसेस किसका, पार्टीज का और आर्बिट्रेटर्स का। नेम और एड्रेस किसका किसका, पार्टीज आर्बिट्रेटर का। सेकेंड जो एप्लीकेशन वो क्या बोल रहा है, जनरल रूल ऑफ द क्लेम एंड रिलीफ सॉट। जो भी क्लेम का जनरल रूट है और रिलीफ होगा उसके रिगार्डिंग भी जो है एप्लीकेशन स्पेसिफाई करेगा। फिर जो है एविडेंस टू बी ऑब्टेन इन पर्टिकुलर, एविडेंस क्या क्या ऑब्टेन किया जाएगा उसके बारे में भी। इन पर्टिकुलर एविडेंस में क्या, नाम एड्रेस किसी पर्सन का जिसको हर्ड किया गया एज अ विटनेस और स्टेटमेंट एज टू सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, ये सारी चीज़ें मेंशन होगी उसमें। देन जो है हमारा दूसरा बोल रहा है एविडेंस किस चीज़ के लिए ऑब्टेन किया जाएगा, किसी डिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग टू बी प्रोड्यूस और प्रॉपर्टी टू बी इंस्पेक्टेड। ठीक है, तो जो भी डेजिग्नेशन होता है किसी डॉक्यूमेंट का वो प्रोड्यूस किया जाता है इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, ये था हमारा क्लॉज नंबर सी, सबसेक्शन सी का 2। अब थर्ड सबसेक्शन क्या बोल रहा है, कोर्ट जो है अपने कॉम्पिटेंस के अंदर और रूल्स के हिसाब से एविडेंस लेने का, ठीक है, एग्जीक्यूट कर सकता है कोई भी रिक्वेस्ट या ऑर्डर। ठीक है, रिक्वेस्ट या ऑर्डर क्या कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। डेट एविडेंस भी प्रोवाइडेड डायरेक्टली टू द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। ठीक है, क्या एविडेंस प्रोवाइड कैसे किया जाता है, डायरेक्टली आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को। ठीक है, कोर्ट जो है जब भी ऑर्डर मेक करता है अंडर सबसेक्शन नंबर 3 वो सेम प्रोसेस जो है इशू करेगा विटनेस को भी, जो कि वो उसने यूज़ किया है सूट में यूज़ किया था इससे पहले। तो वो सेम टेक्निक यूज़ करेगा उस विटनेस को बुलाने के लिए। ठीक है, और विटनेस को जो है टेस्टिफाई करने के लिए। देन सबसेक्शन 5 क्या बोल रहा है, पर्सन जो फेल हो रहा है अटेंड करने के लिए इन अकॉर्डेंस विथ सच प्रोसेस और मेकिंग एनी अदर डिफॉल्ट। ठीक है, अगर कोई पार्टी है वो फेल हो जाता है कि वो अटेंड करे इन अकॉर्डेंस विथ, कैसे अटेंड करे, इन अकॉर्डेंस विथ सच प्रोसेस, और मेक कर सकता है अदर डिफ़ॉल्ट भी और रिफ्यूज़ भी कर सकता है ताकि एविडेंस दिया जा सके वहाँ पे जाके। ठीक है, इसमें सिंपली यही बोला जा रहा है कि पर्सन कोई फेल हो गया अटेंड करने के लिए जो भी प्रोसेस दिया गया है वो, और कोई अदर फॉल्ट मेड कर रहा है और रिफ्यूज़ कर रहा है अपना एविडेंस देने के लिए, तो गिल्टी जो होता है, अगर कोई पर्सन गिल्टी है कंटेम्प्ट का, आर्बिट्रेशन का, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का, ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग, वो क्या होगा, सब्जेक्ट टू द लाइक डिसएडवांटेज, पेनल्टी एंड पनिशमेंट बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ऑन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एज दे वुड इनकर फॉर द लाइक ऑफेंस इज सूट्स ट्राइड बाय कोर्ट। अब यहाँ बोल रहा है अगर पर्सन फेल हो गया अटेंड करने का प्रोसेस या कोई फॉल्ट उसमें कर देता है या रिफ्यूज़ करता है कि एविडेंस नहीं देगा या गिल्टी है किसी कंटेम्प्ट का, ठीक है, किसी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का, तो कंडक्ट जो है आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स का वो क्या होगा, सब्जेक्टेड टू द लाइक डिसएडवांटेज। ठीक है, तो वो भी जो भी कंडक्ट होगा उस क्या ध्यान में रखते हुए होगा, लाइक डिसएडवांटेज को ध्यान में रखते हुए होगा, पेनल्टी को ध्यान में रखते होगा, और जो भी पनिशमेंट कोर्ट ने दी है, कोर्ट के ऑर्डर से दिया जाएगा इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के रिगार्डिंग, तो वो दे एज दे वुड इनकर फॉर अ लाइक ऑफेंस इज सूट्स ट्राइड बिफोर द कोर्ट। ठीक है, तो यही बात हो रही है
कि अगर पर्सन फेल हो जाता है अटेंड करने के लिए वैसा प्रोसेस, या कोई डिफ़ॉल्ट कर देता है, कोई फॉल्ट कर देता है एविडेंस देने में, या वो गिल्टी हो जाता है कंटेम्प्ट का, ठीक है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के प्रोसीडिंग्स के टाइम में, कंडक्ट के टाइम में, तो वो सब्जेक्टेड क्या हो, किस किस चीज़ से होगा, सब्जेक्टेड होगा डिसएडवांटेज से, पेनल्टी से, पनिशमेंट से, ठीक है, किसके ऑर्डर से, कोर्ट के ऑर्डर से, ऑन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एज दे वुड इनकर लाइक ऑफेंस, ठीक है, जैसे वो लाइक ऑफेंस में होता है वैसे ही, और जो कोर्ट के सामने अगर वो हो रहा होता तो वो क्या होता, वैसे ही यहाँ पे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के सामने भी होगा। और इस सेक्शन के अंदर क्लॉज नंबर जो सब सेक्शन नंबर 6 है, इसमें बोल रहा है कि जो प्रोसेसेस जो यूज़ हुआ उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, समन्स और कमीशन भी इंक्लूड होगा, जो कि एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस के लिए यूज़ हो सकता है, विटनेस और समन के लिए, ताकि डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस किया जा सके। और दिस विल लीड टू द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 5। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अपने नेक्स्ट सेशन में हम चैप्टर नंबर 6 रखेंगे। और अब मैं कोशिश करूँगी कि डेली आपके लिए वीडियो लेके आऊँ, क्योंकि अब जो है आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट जल्द से जल्द ख़त्म करना है। हम चैप्टर 5 तक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, हम चैप्टर नंबर 6 से है, तो जल्दी मैं कोशिश करूँगी कि इसको जो है इस एक्ट को ख़त्म कर दिया जाए, ताकि हम अपना दूसरा एक्ट उठा सके, ठीक है। So this is all by my side. This is Advocate Twinkle Jha signing off today's session. Thank you.